Sydney's Apology for Poetry is a work which has rightly been valued as one of the outstanding performances in English criticism, और जो इनॉग्रेट करता है न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म। हाँ जी, क्या था इसके अंदर परफॉर्मेंस, क्या थी इंग्लिश क्रिटिसिज्म में? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी? सबसे पहले जो है इंग्लिश की पोइट्री के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसने उसको डिफेंड किया था, और जो कि स्टीफन गॉसन ने लगाए थे तो उसने उसको डिफेंड किया था। दूसरी चीज उसने जो है पोइट्री का फंक्शन बताया था, पोइट्री की डेफिनेशन बताई थी, टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है कि पोइट्री जो है इस तरीके से वो इमिटेशन ऑफ आर्ट है जो कि टीच एंड डिलाइट करती है। अगर इस डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो उसने अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ एमेसिस जो है वो भी बयान किया था, और उसके बाद उसने बताया था कि किस तरीके से अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है उसके अंदर उसने पोइट्री का फंक्शन बताया था कि इसका मेन फंक्शन क्या है, कि टू टीच एंड डिलाइट, यानी कि इंसान जो है डिलाइट से विजडम की तरफ जाता है, नॉट फ्रॉम विजडम टू डिलाइट। ठीक है, फिर वो कहता है क्या ये इसने न्यू फेज इन हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म इसमें उसने जो है वो स्टार्ट कर दिया था, या उसका एक रोल था इन अपॉलजी फॉर पोइट्री कि न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री जो है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म वो स्टार्ट हो गया था। तो यस, दैट वाज अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री इन फेज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि उसने जो है उसके अंदर बताया था एट दैट टाइम जो कॉन्टेम्पोरेरी जो थिएटर था, जो ब्रिटिश थिएटर था, इंग्लैंड जो था, वो जस्ट जो है वो क्या बन गया था, लाफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था, और बहुत मीन किस्म की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में यूज होने लगी थी, जिसको उसने जो है रिब्यूक किया था, उसने उसको क्रिटिसाइज किया था, और उसने फिर बताया था कि अच्छी पोइट्री कैसे होती है और उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, जिसके अंदर उसने ट्रेजिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था। और जो है इसके अलावा जो है उसने जो फार फैच इमेजेस हैं उसको भी कहा था कि ये नहीं होने चाहिए, और वही चीजें जो हमने सारा ब्रिटिश ड्रामा के बारे में डिस्कस किया था। नंबर थर्ड न्यू फेज एक और भी स्टार्ट हुआ था जब उसने ये कहा कि इंग्लिश इज फार मोर सुपीरियर देन एनी अदर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स राइमिक स्कीम, बिकॉज ऑफ इट्स वर्सिंग एंड राइमिंग, बिकॉज ऑफ इट्स शोरा, बिकॉज ऑफ इट्स लेबल्स। तो उसने कहा था कि इंग्लिश जो है वो फार मोर सुपीरियर है देन एनी अदर लैंग्वेज। तो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म में एक न्यू फेज जो है वो स्टार्ट हुआ था। एनीवन एल्स क्लास, कोई और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करेगा? सबसे पहले तो ये था कि ये फर्स्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, ये किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं था। ये एक ओरिजिनल वर्क था जिससे दूसरे बाद में आने वाले राइटर्स ने इंस्पिरेशन ली। इसके अलावा एक इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है कि इसने जो अरिस्टोटेलियन एम्पिरिसिज्म और जो प्लेटोनिक आइडियोलॉजी थी उसको उसने रीइन्वेंट किया दोबारा क्रिटिसिज्म में, और इसी पे आगे चल के जो न्यू क्लासिसिज्म था वो इसी आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुआ था। कि उसने मतलब जो अरिस्टोटल और प्लेटो की आइडियोलॉजी थी उनको दोबारा इंकलकेट किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके जो क्रिटिसिज्म है, इसकी जो क्रिटिकल प्रैक्टिस है, उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। उसने ना सिर्फ जो पुराने जो राइटर्स हैं उनकी मिसालें दी, उसने बिब्लिकल मिसालें दी, यानी जो जो उसने आर्गुमेंट्स पेश किए इन फेवर ऑफ पोइट्री, तो उसके साथ उसने एवरी वॉक ऑफ लाइफ से एग्जांपल्स दी, जिसमें बिब्लिकल एग्जांपल्स थी, एंशिएंट राइटर्स की एग्जांपल्स दी, उसने कंटेम्प्रेरी राइटर्स की दी। इसके अलावा उसने आम लाइफ में से जो है वो मिसालें दी, कि जैसे उसने हॉर्समैनशिप की, सोल्जर्स की, इस तरह की मिसालें दी के उसने एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद रखी। इससे पहले जो सारा जो आप कह लें कि क्लासिकल लिटरेरी वर्क था वो ज्यादा थ्योरी बेस्ड था, और इसने फिलिप सिडनी ने जो है ना इंग्लिश में वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद रखी थी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद रखी थी, और इससे पहले सारा जो था वो थियरी वर्क हुआ करता था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं हुआ करता, और इसने जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात की थी। आगे चलते हैं। डिस्कस एट द लेंथ द मेजर आर्गुमेंट्स इन फिलिप सिडनी एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री। मेजर आर्गुमेंट्स क्या थे भाई? ये तो सबके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्या मेजर आर्गुमेंट्स थे? कि पोएट्री वेस्टेज ऑफ टाइम है, और पैका फ्लाइज है, मदरा फ्लाइज है, और अब्यूजेस ऑफ नर्स है, और पोएट को बैनिश करती है आइडियल वर्ड से। फिर फिलिप जो था सिडनी, इसने आर्गुमेंट्स दिए थे कि ये पोएट्री जो है वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, बेसिकली ये नॉलेज और लर्निंग
और डिलाइट की तरफ ले जाती है। सही। और उसके बाद ये सारे आर्गुमेंट उसने डिफेंड किया था पोइट्री को। डिफेंड किया था पोइट्री को। उसके बाद हाउ फार डू यू एग्री इन मोरल डॉक्ट्राइन आल्सो द पोएट सरपासेस द हिस्टोरियन एज वेल एज फिलोसोफर डिस्कस इन डिटेल ऑफ सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ वर्क व्हिच हैज राइटली बीन वैल्यूड एज one of the outstanding performances in English criticism। ये रिपीट हुआ है। नीचे चलते हैं। Discuss the narrative style and structure of Sydney's An Apology for Poetry। इसको जल्दी से एक आउटलाइन जल्दी से करें, मैंने आपको बताया था इसमें क्या आना है। हाँ जी क्लास, डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएट्री, जस्ट मेक एन आउटलाइन। वो टाइम थोड़ा होता है तो मैं कहती हूँ बस टाइम ना वेस्ट हो, मैं बता देती हूँ। हाँ। अच्छा, ये जो अपॉलजी ऑफ पोएट्री है इसका नैरेटिव स्टाइल है, इसको कहा जाता है क्लासिक ओरेशन स्टाइल। ये एक जैसे एक कोर्ट केस होता है ना, जैसे एक ट्रायल चलता है अदालत में, तो उसको कहा जाता है क्लासिकल ओरेशन। तो इसका बेसिकली जो नैरेटिव स्टाइल है वो क्लासिकल ओरेशन स्टाइल है। इसको आप डिबेट स्टाइल भी कह सकते हैं। इट वाज अ मोड ऑफ राइटिंग व्हिच वाज वेरी मच इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग रेनेसां एजुकेशन। और इसके बाद मिल्टन ने भी अपनी एक स्पीच थी, बड़ी मशहूर उसकी स्पीच है एरोपागिटिका, वो भी उसने इसी स्टाइल में लिखी थी। इसके बेसिकली इसके 7 स्टेप्स होते हैं। इस ओरेशन स्टाइल के भी टाइम नहीं है तो वो मैं बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि क्या स्टेप्स होते हैं जी। और बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसको हम अगर हम थीमेटिकली देखें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी जिसका जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो ये है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले में उसने पोइट्री को डिफाइन किया है, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि ये एक मोनार्क ऑफ ऑल आर्ट्स है। मतलब ये जो एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये हिस्ट्री और फिलोसफी और मैथ्स इन सबसे सुपीरियर है। ये मॉरल वैल्यूज इसकी उसने सारी बताई है, पहले पार्ट में सारा कुछ ये है। और इसकी जो नेचर ऑफ पोएट्री है वो बताई है। दूसरे में इसने जो चार्जेस हैं उनको डिफेंड किया है, जो स्टीफन गॉसन ने जो एलिगेशंस लगाई थी पोएट्री पे, उसने वो उनको डिफेंड किया है, उन एलिगेशंस का जवाब दिया। और थर्ड पार्ट में इसने जो है ना वो सारा जो हमने पढ़ा है कि जो प्लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी ड्रामा और जो राइटर्स थी उसने उसको डिस्कस किया है। जो जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसको उसने कंडेम किया है। और जो अच्छे मेरिटेबल राइटर्स हैं उसको उसने अप्रिशिएट किया। और बेसिकली एंड उसने यही पे किया कि इंग्लिश जो है वो एक सुपीरियर लैंग्वेज है। तो आखिरी जो पार्ट है ना वो ये सारा इन चीजों पे मुश्तमिल। ठीक हो गया। Next है जनाब, while defending poetry against the attacks of its critics and opponents, Sidney was called upon to redefine poetry and role of poets in society. How far did Sidney succeed in performing the dual role? अब देखिए इस क्वेश्चन को ये बना बनाया आंसर ही बन गया आपका। while defending poetry against attack of its critics, सबसे पहले आपने डिफेंस करना पोइट्री का। क्रिटिक्स कौन थे? स्टीफन गॉसन। उन्होंने जो 4 चार्जेस लगाए थे। सिडनी वाज कॉल्ड अपॉन टू रीडिफाइन पोइट्री, उसने फिर डेफिनेशन दी थी और उसने फिर रोल ऑफ पोएट इन सोसाइटी बताया था। और सिडनी इस चीज में किस हद तक जो है वो आगे रहा, वही हमारा जो डिफेंस ऑफ पोइट्री वही आंसर आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेटा इसके 4-5 सेक्शंस बना लीजिएगा और फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी थियरी रिटन इन इंग्लिश ड्यूरिंग द रेनेसांस। ठीक है, रेनेसांस में वो जो है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 16th सेंचुरी क्रिटिक था, तो इस वजह से उसका जो कॉन्टेम्पोरेरी दौर था वो रेनेसांस ही था। हाउ डज पोइट्री और मूवमेंट फ्रॉम वर्चुअस एक्शन टू फॉलो वर्चुअस एक्शन? कैसे पोइट्री मूव करती है मैन को फॉलो टू वर्चुअस एक्शन? पोइट्री का जो फंक्शन और पोइट्री की जो डेफिनेशन उसने बताई थी, सबसे पहले ये कि अगर उस पोइट्री की डेफिनेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर भी दिया जाए तब भी अगर पोइट्री को एज आर्ट ऑफ इमिटेशन कहा जाए तब भी वो वर्चुअस एक्शंस की तरफ इंसान को मूव करती है। और अगर उसको उसका फंक्शन देखा जाए टू टीच एंड डिलाइट, ठीक है, तो तब भी हम देखते हैं कि पोइट्री जो है वो इंसान को मूव करती है टुवर्ड्स वर्चुअस एक्शन। उसकी जो आर्ट ऑफ इमिटेशन है उसकी वजह से ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो कि इंसान के अंदर ब्रेवरी पैदा करते हैं, मोटिवेशन पैदा करते हैं एंड सो ऑन। जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर्स की हमने बात की, फिर हम पोइट्री की टाइप्स देखते हैं जिसमें उसने एल्गाइक पोइट्री, लिरिकल पोइट्री, फिर उसने कॉमेडी, ट्रेजेडी, दिस एंड दैट, और साथ साथ उनके फंक्शंस भी बताए हुए थे कि किस तरीके से वो हमें
पोइट्री जो है वो मजबूर करती है, या पोइट्री हमें कहती है, या हमें इंसान के अंदर एक पैदा होता है कि वो इंस्पायर होता है फ्रॉम द पोएटिक वर्ड्स, और फाइनली वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाता है। और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि पोइट्री जो है वो इंसान को, क्योंकि कुछ पोइट्स का ये कहना था कि पोइट्री जो है वो इंसान को एफेमिनेट कर देती है, वो उसको बुज़दिल बना देती है, लेकिन फिलिप सिडनी ने कहा था नहीं, पोइट्री जो है वो मैन को जो है, क्योंकि उसकी इमिटेटिव पावर बहुत ज़्यादा है, वो जो है सुपीरियर है किसी भी और आर्ट से। सो ये जो है इंसान को वर्चुअस एक्शन की तरफ मूव करती है, चाहे वो अब ट्रेजेडी हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो लिरिकल पोइट्री है, एल्गाइक पोइट्री है, पेस्टोरल पोइट्री है, कुछ भी है। तो वो कहता है कि नहीं, पोइट्री जो है वो इंसान को किस तरीके से, और वो जो फंक्शंस थे बेटा वो आपको लिखवाए हुए हैं, वो आपके पास सेव्ड हैं, उसको देखिएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर फंक्शन ऑफ पोइट्री भी देखें और उसकी इमिटेशन ऑफ इमिटेटिव नेचर को भी देखें, जिसको हम मैमेसिस कहते हैं, तो दोनों को भी अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पोइट्री एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को मूव करती है टुवर्ड्स द वर्चुअस एक्शन। ठीक है, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन किसी का? कहा था कि पोइट्री सुपीरियर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री, और ये अरिस्टोटल ने भी कहा था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें राइटर का नाम मेंशन नहीं है और सिर्फ ये सवाल आ जाता है कि पोइट्री सुपीरियर देन अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, हाँ, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं फिलिप सिडनी और अरिस्टोटल में से एक क्वेश्चन दे देते हैं और वो लिखते नहीं है कि ये फिलिप सिडनी का है या अरिस्टोटल का है, कोई एक कोट। तो अगर ऐसी कोई कोट आती है तो आप उसको एज अ होल एलेबोरेट करेंगे, आप सिर्फ जो है ना तो खाली फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग करेंगे, ना आप अरिस्टोटल के। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरह के, आर्ट ऑफ इमिटेशन के ऊपर और ये वर्चुअस एक्शन के ऊपर और इस तरह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो एक आध क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जो जनरल दे देते हैं, और आपने लिख देते हैं नीचे जी बताएं आपके जो कोर्स के अंदर जो क्रिटिक्स हैं उनके हिसाब से आप एलाबोरेट करें। तो एज अ होल अगर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को ही लेके चलेंगे, अरिस्टोटल भी और फिलिप सिडनी भी, बल्कि और भी किसी का याद है तो उसका भी लिख दीजिएगा। ओके ठीक है, यानी अगर किसी कोट से, अगर राइटर का नाम भी मेंशन नहीं है और उन्होंने कोई ऐसा कोट भी नहीं दिया जिससे कोई हिंट मिल जाए कि ये किस राइटर का कोट है, तो फिर हम एक जनरल आंसर लिखेंगे जिसमें जनरल आंसर लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे, और जिसमें हम दोनों को ही मेंशन करेंगे, क्योंकि एपोलॉजी फॉर पोएट्री और ये पोएटिक्स दोनों के कॉन्सेप्ट्स बहुत मिलते जुलते हैं। देखिए उसका थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी मिलती जुलती है, वो आर्ट ऑफ इमिटेशन जो है वो सारा मिलता जुलता है इनका। तो इस वजह से ये एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात चारों क्रिटिक्स को मिक्स करके वो एक क्वेश्चन बना देते हैं। और यकीन जानिए अगर एक स्टूडेंट की सेल्फ राइटिंग है, क्रिटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप अगर 3 क्रिटिक्स अच्छे तरीके से कर लें और साथ वो आखिरी वाला जो क्वेश्चन जो अभी आपको प्रिपेयर करवाना है वो कर लें, दैट इज मोर देन एनफ। क्योंकि वो करने के बाद भी आपके पास तब भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तब भी बचता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका, जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है। वो आता है अरिस्टोटल। देखें एक क्वेश्चन आता है आपका सारे क्रिटिक्स में से, एक क्वेश्चन आता है आपका जनरल, और मोस्टली वो क्वेश्चन पता है कौन सा होता है, वो अरिस्टोटल, पोएटिक्स और फिलिप सिडनी का कंबाइंड क्वेश्चन होता है। मोस्टली 60% चांसेस हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के वो आपको एक क्वेश्चन लिखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने अरिस्टोटल, पोएटिक्स और फिलिप सिडनी दोनों के ऊपर इतना टाइम लगा दिया है कि मेरा ख्याल है अब भी अगर स्टूडेंट्स ना करें तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि बेटा आई एम वेरी होपफुल कि इन केस अल्लाह ना करे। और तीसरी चीज़ ये कि बाज़ औक़ात चाहे वो अरिस्टोटल पोएटिक्स है, चाहे वो टी.एस. इलियट में से इजी क्वेश्चन आ जाता है, फिलिप सिडनी में से आसान सवाल आ जाता है, लेकिन बाकी जो आप लोगों के 3 क्रिटिक्स हैं जिसमें कैथरीन वेल्सी आ जाता है, रेमंड विलियम का मॉडर्न पोइट्री आ जाता है, या फिर बाज़ औक़ात अरिस्टोटल पोएटिक्स में से भी ऐसा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सारे ही डिस्कस किए हैं और आप लोग ज़रूर इसको करके आइएगा। यहाँ तक कि हमने कॉमेडी वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो और वो जो कॉमेडी वाला क्वेश्चन है ना, वो किसी पेपर के सप्लीमेंट्री में आया हुआ था, या तो ईयर 2018 सप्लीमेंट्री का था
या फिर 2016 सप्लीमेंट्री का था, किसी सप्लीमेंट्री पेपर में वो कॉमेडी वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस में देखिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मिसिंग है। और जो सप्लीमेंट्री पेपर आता है ना वो ज्यादा टफ आता है एज कम्पेयर टू एनुअल। ठीक है, ये चीजें अब आप जहन में रखिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्रिटिसिज्म का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप टीएस इडियट करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा आंसर होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। नंबर 2 पे आप फिलिप सिडनी करेंगे, या अगर आपको फिलिप सिडनी बहुत अच्छे तरीके से आता है पहले फिलिप सिडनी, उसके बाद टीएस इलियट करें, फिर अरिस्टोटल पोएटिक्स को हाथ लगाइएगा, क्योंकि अरिस्टोटल पोएटिक्स का क्वेश्चन अगर एक दफा स्टार्ट हो जाए ना वो खत्म नहीं होता। ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है। उस क्वेश्चन की कोशिश करें उसको जितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं ना, उसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखिएगा, उसकी जस्ट मेक द पॉइंट्स। और आउटलाइन बनानी आपको सिखाई हुई है कि किस तरीके से आप लोगों ने आउटलाइन बनानी है और किस तरीके से उसको स्पेसिफाइड आंसर लिखना है, नॉट इन अ डिटेल्ड। क्योंकि क्रिटिसिज्म में अगर आप डिटेल्स में जाएंगे बेटा वो बहुत लंबा आंसर बन जाएगा, स्टूडेंट्स का क्रिटिसिज्म का पेपर रह जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, पेपर नहीं छोड़ के आना, पेपर पूरा करना है। टाइम ड्यूरेशन आपको पता है किस तरीके से, आपके पास 3 घंटे होते हैं, आपने एक क्वेश्चन को 35 मिनट से ऊपर नहीं देना। जैसे ही 30 मिनट्स पूरे होते हैं यू हैव टू कंक्लूड इट, क्योंकि ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन जिसका बिगनिंग है, मिडल है, लेकिन कंक्लूजन नहीं है, यानी कि एंड नहीं है, वो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका बिगनिंग है, इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, मिडल बेशक आप कॉम्प्रेस कर दें, लेकिन जो आप कंक्लूड करें, क्योंकि एट दैट टाइम एग्जामिनर जब क्वेश्चन एंड देख रहा होता है ना, ये खत्म होने वाला, अच्छा 2 शीटें रह गई, वो फिर पढ़ना शुरू कर देता। दरमियान में एग्जामिनर इतना नहीं पढ़ता, तो वो दरमियान से आपकी 4-5 कोट पढ़ेगा, उसके बाद वो सीधा कंक्लूजन पे आ जाएगा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, वहीं से उसको अंदाजा हो जाता है। अगर आपका कंक्लूजन मिसिंग है ना तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो हाफ भी कंसीडर नहीं होना, वो 5 नंबर दे देगा, आपको 4 नंबर दे देगा। तो वहां पे जाके आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, ये टाइम कंज्यूम जो है ना वो ख्याल से कीजिएगा कि 30 मिनट्स पे जाके मैं सीधा कंक्लूजन पे आ जाऊंगी। जस्ट वाइंड अप योर आंसर, जस्ट वाइंड अप। आपको चाहे जितना मर्जी आता हो, आपको जितनी मर्जी कोर्स आती हो, लेकिन आपने वाइंड अप करना है। उसके बाद ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और एंड पे जाके आपने वो जो अब आपको एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करवाना है, दैट इज द लास्ट वन, कि हाउ टू डू क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर कोई अनसीन पैरा आपको आ जाता है, अनसीन पोएम आ जाती है, तो उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बेटा आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग क्लास? मैम ये रेमंड विलियम के साथ तो नहीं इसका कॉम्बिनेशन में कोई क्वेश्चन आता, मतलब पास पेपर में कोई ऐसा तो नहीं आया कि इसका कॉम्बिनेशन उसके साथ आ जाए? रेमंड के साथ नहीं आता, रेमंड विलियम का कॉम्बिनेशन नहीं आता, लेकिन फिलिप सिडनी और एरिस्टोटल का अक्सर आ जाता है, या फिर एक जनरल क्वेश्चन आता है अबाउट द क्रिटिक्स, कुछ भी आ जाता है, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो आपसे पूछ लेंगे। तो वो आप स्टूडेंट के ऊपर अगर तो कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। लेकिन क्रिटिसिज्म में ये है कि आप जितना कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर लिखेंगे, जितना खुद से लिखेंगे, सेल्फ राइटिंग करेंगे, क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे, उस बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को पता ही नहीं है अरिस्टोटल पोएटिक्स में क्या लिखा हुआ है, या रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या है, या किसी और में, तो वो फिर नहीं कर सकता। और किसी का कोई क्वेश्चन? 11 में एक सवाल आया है, who is the assumed audience of Sydney's an apology for हाँ, poetry, justify your answer with close reference to the text। इसमें हम उसका जो वो था assumed audience, वो स्टीफन गॉसन का लिखेंगे कि उसने एलिगेशंस लगाए थे जिसके जवाब? हाँ, उसकी अज्यूम ऑडियंस जो है वो स्टीफन गॉसन थी, और दूसरा वो ब्रिटिश थिएटर था जो कि बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया था। ओके, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? टेम्पोरेरी थिएटर था, वो भी उसकी जो है एज्यूम्ड ऑडियंस थी, क्योंकि वो रिफॉर्म करना चाहता था पोइट्री को। और एक तरफ तो वैसे ही उसने रिब्यूक कर दिया था, स्टीफन गॉसन ने चार्जेस इतने लगा दिए थे। तो नंबर 1 उसकी एज्यूम्ड ऑडियंस जो है वही उसका कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स थे, जिसमें स्टीफन गॉसन इज द मेन, और फिर उसके साथ साथ जो कॉन्टेम्पोरेरी थिएटर था वो उसकी एज्यूम्ड ऑडियंस थी। और तीसरी उसकी एज्यूम ऑडियंस उस वक्त उस दौर के भी राइटर्स थे।
कि वो चाहता था कि इंग्लिश जो है उसको मतलब दोबारा से रिफॉर्म होना चाहिए और उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो टू टीच एंड डिलाइट होना चाहिए। एनीथिंग एल्स क्लास? कब तक चांस है? ये तो